सार्थक ध्वनियों का वह समूह है जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों के विचार समझते हैं। ठीक है, भाषा क्या है? सार्थक ध्वनियों का समूह है जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों के समक्ष रखते हैं और दूसरों के विचार ग्रहण करते हैं। ठीक है? यस मैम। सभी के पास बुक है या मैं शेयर करूँ? मैम बुक है। सबसे पहले अपना वीडियो ऑन करिए। सबसे पहले सभी को अपना वीडियो ऑन करके रखना है। स्क्रीन शेयर करूं या समझा दूं यूं ही? मैम ऐसे ही समझा दो। मैम यही समझा दो। ठीक है, ओके। तो फिर भाषा समझ में आ गया। भाषा क्या होता है कि मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करना और दूसरों के विचारों को ग्रहण करना। यस अर्पित मीना, सिट प्रॉपर्ली। अर्पित मीना, ओके। तो फिर भाषा के मूल रूप से भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इसमें एक सांकेतिक भाषा भी होती है, लेकिन मूल रूप से मौखिक और लिखित भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा जैसे मैं अपने मन के विचार है आपको जो समझा रही हूँ वो बोल के प्रकट कर रही हूँ, तो ये कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। अब जब मैं बोर्ड पे कुछ लिख के समझाती हूँ तो वो लिखित भाषा हो गई। ठीक है, अपने विचार बोलकर प्रकट करना या सुनकर ग्रहण करना, दूसरों के विचार सुनकर ग्रहण करना और अपने विचार दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करना कौन सा रूप कहलाता है? मौखिक रूप। भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। यही भाषा का मूल रूप होता है। मूल रूप क्या होता है? मौखिक भाषा। इसे सीखने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। मौखिक भाषा को सीखने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है और भाषा के इस रूप का प्रयोग सबसे अधिक होता है। मौखिक भाषा का प्रयोग सबसे अधिक होता है भाषण में, वाद विवाद, कहानी सुनाना, कविता पाठ, समाचार वादन, संवाद बोलना आदि भाषा के मौखिक रूप है। भाषण देना, तो भाषण में कौन सी भाषा का कौन सा रूप प्रयोग किया जाता है? मौखिक रूप, बोल के ही समझाया जाता है। वाद विवाद, जो वाद विवाद वगैरह प्रतियोगिता भी होती है स्कूल में, तो उसमें केवल क्या होता है? मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। कहानी सुनाना, हम कहानी सुनाते हैं, वो मौखिक रूप हो गया। कविता पाठ करते हैं, सस्वर वाचन करते हैं कविता का राग के साथ में, तो वो भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप हो गया। समझ में आ गया? यस तो मैम। जो भाषा मुख से बोली जाती है वह मौखिक भाषा कहलाती है और मनुष्य सबसे पहले मौखिक भाषा ही सीखता है। लिखना तो बाद में सीखेगा, बोलना तो पहले ही सीख जाता है, जन्म के कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद ही। और जैसे वार्तालाप करते हैं रेडियो पे, टेलीफोन पे आदि, क्या है? मौखिक भाषा का ही रूप है। ओके, अब आ जाइए लिखित भाषा। लिखित, लिख प्लस लिखकर समझना या समझाना। तो लिखित भाषा का जो जन्म है, लिखित भाषा का जन्म मौखिक भाषा के बाद में हुआ है। पहले बोलना सीखा, उसके बाद में लिखना सीखा। ये भाषा का स्थायी रूप कहलाता है, क्योंकि जब कुछ भी लिखते हैं तो वो स्थायी तौर पे रहता है। तो भाषा का लिखित भाषा है वो भाषा का स्थायी रूप कहलाता है। इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। कोई भी अपने विचार हैं, कहानी है, निबंध वगैरह है, कोई भी संस्मरण है, तो इनको लिखकर क्या करते हैं? भविष्य के लिए सहेज कर रख सकते हैं। ये ज्ञान के संचयन का साधन है। इससे ज्ञान को संग्रहित किया जा सकता है, जैसे निबंध लेखन, अनुच्छेद लेखन, कविता, कहानी लेखन, पत्र लेखन, संस्मरण,
एवं लेख आदि लिखित, अर्थात जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है वह लिखित भाषा कहलाती है। इस भाषा के द्वारा ये ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति आदि को सुरक्षित रखा जा सकता है। किसी के जो, जैसे आपके एक चैप्टर आया था जो आपका भारत की खोज जो बुक है, वो किसके लिखे गए पत्र हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो विचार हैं वो अपने पत्रों के रूप में लिखे हैं, उसको अपन आज भी काम में लेते हैं, पुस्तक के रूप में उसको पढ़ रहे हैं। तो वो क्या है? भाषा का लिखित रूप। तो उस लिखित रूप को सुरक्षित रखा गया है और वो आज हम तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो भाषा का स्थायी रूप कौन सा रूप है? लिखित भाषा। ठीक है, जैसे पत्र, समाचार पत्र, पुस्तक, श्यामपट्ट पर लिखना, श्यामपट्ट बोलते हैं बोर्ड को, तो ये कौन सा रूप है? भाषा का लिखित रूप। ओके, अब इनके अलावा भाषा के कुछ अन्य रूप भी होते हैं, वो है मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रभाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा, फिर बोली भाषा। ये सब है आपके अन्य रूप में। मूल रूप तो दो हो गए, लिखित और मौखिक। ओके, भाषा के मूल रूप हो गए लिखित भाषा और मौखिक भाषा। समझ में आ रहा है? यस मैम। मातृभाषा क्या होती है? मनुष्य के जन्म स्थान से जुड़ी हुई भाषा मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, जहाँ से अपन ने जन्म लिया है वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? तो जो भाषा होती है वो मातृभाषा से, जो हम अपने परिवार से सीखते हैं, अपनी माँ से सीखते हैं, वो मातृभाषा कहलाती है। अपने माता पिता द्वारा जो भाषा सीखते हैं, अपने परिवार से जो भाषा सीखते हैं, वो भाषा मातृभाषा कहलाती है। जैसे कोई राजस्थानी परिवार का बच्चा है तो वो सबसे पहले राजस्थानी बोलना ही सीखेगा, क्योंकि उसके परिवार में वो भाषा अधिक काम में ली जाती है, तो वो मातृभाषा। कोई पंजाबी परिवार का बच्चा है तो वो सबसे पहले कौन सी भाषा सीखेगा? पंजाबी, क्योंकि वो सबसे पहले जन्म लेते ही उसी भाषा के संपर्क में आता है, तो वो मातृभाषा। इसके बाद में आती है राष्ट्रभाषा। इसमें है आपके बुक में प्रादेशिक भाषा। जो भाषा किसी प्रदेश में प्रमुख रूप से बोली जाती है वह उस प्रदेश की भाषा कहलाती है, इसे प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे राजस्थान में राजस्थानी, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी। ठीक है, तो प्रदेश विशेष के आधार पर जो भाषा होती है उसे प्रादेशिक भाषा कहते हैं। ठीक है, यस मैम। फिर है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा मतलब संपूर्ण राष्ट्र में जो भाषा बोली जाती है, प्रमुख रूप से जो भाषा बोली जाती है पूरे राष्ट्र में, पूरे राष्ट्र के अधिकतर निवासियों द्वारा, किसी भी देश के अधिकतर निवासियों द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। यानी बाद में एक भाषा है वो अधिकतर निवासियों द्वारा बोली जाती है और वो तो उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया जाता है। जैसे भारत में कौन सी है राष्ट्रभाषा? हिंदी, अमेरिका में अंग्रेजी, पोलैंड में पोलिश, जापान में जापानी। इस तरह से राष्ट्रभाषा क्या होती है? जो भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग में बोली जाती है। सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है संपूर्ण राष्ट्र में, वो क्या होती है? राष्ट्रभाषा। ठीक है, इसके बाद में आई है अंतरराष्ट्रीय भाषा। अंतरराष्ट्रीय भाषा होती है कि जितने भी राष्ट्र होते हैं अलग अलग, जैसे भारत, अमेरिका, ये सब, रूस वगैरह, जापान, इनमें एक ऐसी भाषा निर्धारित होती है कि जिससे अपन अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय जो भी काम होते हैं, तो जो कॉमन लैंग्वेज उसके लिए होती है वो होती है अंतरराष्ट्रीय भाषा। जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों में बोली जाती है तो वह अंतरराष्ट्रीय भाषा का स्थान ले लेती है, और अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा किसको है? अंग्रेजी को। ठीक है, इंग्लिश जो है वो अंतरराष्ट्रीय भाषा है। ओके, ठीक है।
आपके मैम। डायरेक्ट बोली और उपभाषा। एक आप लोग खुद नोट डाउन कर लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, राजभाषा। ठीक है, लिख लीजिए आप, आपकी इस बुक में नहीं है तो आप लिख लीजिए राजभाषा क्या होती है। वैसे मैंने पहले भी आपको समझाया, ये राजभाषा होती है कि किसी भी देश में सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो राजभाषा कहलाती है। ठीक है, तो अर्थात सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो राजभाषा कहलाती है। और भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी को राजभाषा का दर्जा भारत में 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और जो प्रति वर्ष अपन हिंदी दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? चैट बॉक्स में मैसेज कर दी, किस किस को पता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी मैसेज करिए मुझे चैट बॉक्स में। 14 सितंबर, 14 सितंबर को प्रति वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ओके भवानश्री, आदित्य, ओके कबीश, ओके। तो ये है राजभाषा, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद में आ जाइए बोली। बोली क्या होती है वो देखिए। बोली क्या होती है? बोली भाषा का स्थानीय रूप है। इसका रूप स्थायी नहीं होता, वह सदा बदलता रहता है। इसका प्रयोग अक्सर एक समूह के लोग अपने भावों, विचारों एवं परस्पर आदान प्रदान के लिए करता है। इसमें कोई साहित्य रचना नहीं होती, ना कोई राजकार्य होता है। बोली क्या होती है? जो जैसे स्थानीय लोग हैं, जैसे अपना राज्य है, राज्य के बाद में आता है ये जिला, जो अंडर में है। जिले के अंदर भी छोटे छोटे गांव आते हैं, तहसील आती है, छोटे छोटे गांव आते हैं। तो उनकी जो स्थानीय जो बोली होती है, अपने विचार जिस बोली के माध्यम, जिस साधन के माध्यम से वो करते हैं, उनकी अलग ही अपनी लोकल, अपनी स्थानीय भाषा होती है, वो बोली कहलाती है। बहुत कम समूह में बोली जाती है वो। ठीक है, तो भाषा का जो स्थानीय रूप होता है उसे बोली कहते हैं। ठीक है, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। ये किसी प्रांत के बहुत छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, जैसे अपना राजस्थान प्रांत है, राजस्थान प्रांत में कई जिले हैं, कई जिलों में कई तहसील है, तहसील में कई गांव है। तो उन गांवों की, तहसीलों की जो भाषा होती है वो क्या कहलाती है? बोली। समझ गए? बहुत छोटा रूप होता है इसका। फिर है उपभाषा। उपभाषा बोली का क्षेत्र थोड़ा विकसित होने पर, जैसे बोली हो गई, छोटे छोटे गांवों की जो भाषा होती है वो बोली हो गई। अब छोटे छोटे गांवों को मिलाकर जो तहसील होती है, जिला होता है, तो थोड़ा सा विस्तृत रूप है बोली का, जो थोड़ा सा विस्तृत रूप है वो कहलाता है उपभाषा। ठीक है, बोली का वह विकसित रूप जिसमें साहित्य रचनाएं की जा सकती है, जो साहित्य में जिनका प्रयोग किया जा सकता है, साहित्य रचना में जिस भाषा का प्रयोग किया जा सकता है उसे उपभाषा कहलाते हैं। जैसे ब्रज भाषा में कई साहित्यिक रचनाएं मिल जाएगी, बुंदेली में मिल जाएगी, कन्नौजी में मिल जाएगी, ये सब बोली, ये सब है उपभाषा। तो देखिए फिर से उपभाषा क्या होती है एक बार और समझ लीजिए। बोली का क्षेत्र थोड़ा विकसित होने पर उपभाषा कहलाता है। इसमें उसमें साहित्य की रचना होने लगती है। बोली में तो क्या है, साहित्य की रचना नहीं होती, लेकिन उपभाषा में साहित्य की रचना की जा सकती है। एक उपभाषा की अनेक बोलियां हो सकती है, एक उपभाषा की अनेक बोलियां हो सकती है। जैसे मैंने अभी समझाया कि छोटे छोटे आप 10 गांवों को लगा लीजिए, 10 गांव, फिर वो तहसील स्तर आ गया, तहसील के बाद में आ गया जिला। तो इस तरह से जो जिला स्तर की जो भाषाएं हैं वो उपभाषा हो गई, और उस
उपभाषा के अंतर्गत में कई लोकल जो स्थानीय भाषा आ गई, तो कई स्थानीय भाषाओं को मिलाकर एक उपभाषा का दर्जा दे दिया जाता है। समझ में आ रहा है? ओके। यस मैम। जैसे हिंदी की कई उपभाषाएं हैं, जैसे आगरा, मथुरा, भरतपुर और धौलपुर को ले लोगे आप, तो उसकी जो बोली है वो ब्रजभाषा है। जो बोली है वो क्या है? ब्रजभाषा है। और ब्रजभाषा है जो ब्रजभाषा का उपभाषा है, ब्रजभाषा की जो उपभाषा है वो है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये बोली आती है। ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ये सब आती है पश्चिमी हिंदी में। आपकी इस बुक में तो नहीं है, मैं आपको समझा देती हूँ। बोर्ड पे समझो, देखिएगा बोर्ड क्लियर दिख रहा है? बोर्ड क्लियर दिख रहा है क्या? क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो देखिएगा, यस मैम। इस पे लिखा हुआ कि साफ नजर आ कोई समझा रही थी भाषा, ठीक है? हिंदी की उपभाषा की जो बोलियां और दिख रहा है जो मैंने लिखा है? या पास लेके जाऊं और भी? मैम ढंग से नहीं दिख रहा मैम, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। अभी मैम वाइट वाइट लाइट लाइट दिख रही है। अभी दिख रहा है? सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है हिंदी की उपभाषा व बोलियां। डाल लिया? लिख लिए? मैम लिख रहा है। दिख रहे हैं? हाँ मैम। ठीक है, एक बार आप समझ लीजिए, फिर मैं आपको और क्लियर दिखा दूंगी, ठीक है? तो ये है उपभाषा की मूल रूप से जो उपभाषा होती है हिंदी में, वो 5 वर्गों में बांटा गया है। हिंदी की उपभाषा को मूल रूप से जो 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है पश्चिमी हिंदी, दूसरा है पूर्वी हिंदी, तीसरा है, अभी मैं दिखा दूंगी आप लोगों को, पहाड़ी हिंदी, चौथा है, तो पहला लिख लीजिए पश्चिमी हिंदी, दूसरा पूर्वी हिंदी, तीसरा पहाड़ी हिंदी, चौथा है मागधी, और तीसरा है पांचवा है राजस्थानी। उपभाषाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है। अब इसके अंतर्गत कई बोलियां आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कई बोलियां आती है। लिख लीजिए ये देखिए, अभी दिख रहा है आप लोगों को क्लियर? मैम नहीं, क्लियर नहीं। अभी तो यस दिख रहा होगा। मैम। यस मैम। हाँ लिख लीजिए पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, मागधी और राजस्थानी। ख्याति लिख रही हो? मैम लिख रहा है। लिख नो लिया? मैम।
मैम लिख लिया। मैम ये 4th नंबर पे क्या लिखा है आपने? मागधी है मागधी। मैम हो मैम गया। डन। मैम डन। ठीक है, इसके बाद में अब देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियां देखिए आप। पश्चिम में जो है ब्रजभाषा, कौन कौन सी आती है? ब्रजभाषा, ठीक है, हरियाणवी, एक मिनट, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी और बहुत सारी आती, ठीक है। अब देखिए ये तो क्या होगी, ये तो बोलियां हो गई, अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है ये सब बोली, और इनको मिला के कौन सा रूप दे दिया? उपभाषा का रूप दे दिया गया। समझ आ रहा है? तो इन बोलियों को मिलाकर, यानी इतनी सारी बोलियों को मिलाकर किसका रूप दे दिया गया? उपभाषा का। पश्चिमी हिंदी निर्धारित कर दिया गया इसके लिए उपभाषा, ठीक है। अब लिख लीजिए ये देखिए क्लियर है बिल्कुल, उतार लीजिए। ब्रजभाषा, हरियाणवी, मैम ये सब पश्चिमी हिंदी के ही है क्या? ये सब पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, अंतर्गत बोलियां हैं। बोलियां क्या होती है? स्थानीय रूप, और स्थानीय रूप का थोड़ा सा विकसित रूप होता है उपभाषा। ये उपभाषा है, ठीक है। यस मैम। उतार लीजिए। मैम डन। हो गया? यस मैम। ये हो गया अपना पश्चिमी हिंदी। अब लिखिए पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? ये तो क्या है, ठीक है। इसके अंतर्गत बोलियां आती है, वो लिख लीजिए। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, मैम जैसिका का मेरे पास मैसेज आया है, वो बोल रही है मैम से पूछ कि ब्रजभाषा क्या होता है। ब्रजभाषा क्या होता है? ब्रजभाषा जो मथुरा में, वृंदावन में, आगरा में, भरतपुर में उनकी जो बोलियां होती है उसको ब्रजभाषा कहा जाता है, ठीक है। और हरियाणा क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो हरियाणवी हो गई। और बुंदेली भाषा है, बुंदेली जो बोली है वो झांसी, ग्वालियर, एमपी, इन ये जो छोटे छोटे गांव है उनमें बोली जाती है, ठीक है। जस्ट क्लियर? ठीक है। तो अवध का क्षेत्र है अवधी, यूपी साइड, बघेली छत्तीसगढ़ी, झारखंड साइड जो झारखंड इधर है वो छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, ठीक है। मैम इसको एक बार दिखा दो। ये लो। मैम ये सब पूर्वी हिंदी है क्या?
हाँ, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां है। ओके मैम। ऊपर आपको क्या लिखना है, बोलियां, ठीक है, ये बोलियां है, ये है भाषा। दिख रहा है क्लियर? यस मैम। ये उपभाषाएं हैं और ये बोलियां हैं इनके अंतर्गत। मैम आपने अवधि के बाद कौन सी लिखी है ये? बघेली, फिर है छत्तीसगढ़ी। ओके मैम। यस ईशिका, नेक्स्ट चलो। यस मैम, डन। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिर है पहाड़ी हिंदी। उपभाषा का नाम क्या आएगा? पहाड़ी हिंदी। और इसके अंतर्गत जो बोलियां है, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत है गढ़वाली, कुमायूनी, आदि। ठीक है, जो पहाड़ क्षेत्र हिमाचल के साइड में, जो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश है उस साइड में जो बोली बोली जाती है वो है गढ़वाली, कुमायूनी, कुमाऊनी। ठीक है, देख लीजिए, वो पहाड़ी हिंदी कहलाती है। पहाड़ी क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वो है पहाड़ी हिंदी। मैम डन। ओके, यस मैम। ठीक है, मैम ये नेक्स्ट वाला लिखे। पहले भी पढ़ा रखा है। पहाड़ी हिंदी के बाद में कौन सी है? मागधी हिंदी। कौन सी लिखवाई है? मागधी हिंदी। मागधी। मागधी के अंतर्गत बोलियां हैं भोजपुरी, अंगिका, मगही। मगही, अंगिका, भोज। ठीक है, ये सब देख लीजिए, लिख लीजिए। मगही, भोजपुरी, अंगिका। दिख रहे हैं साफ? यस मैम। क्लियर? ये यूपी, बिहार, भोजपुर, इनके इलाकों में बोली जाती है। ठीक है, फिर राजस्थानी, ये तो आप लोगों को पता ही है। राजस्थानी के अंतर्गत लिख लीजिए जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी। लिखवा जयपुरी। देती हूँ, रुपये। राजस्थान के अंतर्गत जो राजस्थानी भाषा है के अंतर्गत जयपुरी, मालवी, मेवाती, मेवाड़ के साइड जो बोली जाती है मेवाती। ढूंढारी की तो जयपुरी, जयपुरी होती है ढूंढारी। फिर मारवाड़ी, मालवी, ये सब आती है राजस्थानी बोली के अंतर्गत। जो मारवाड़ी है वो जो बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर की साइड मारवाड़ी बोली जाती है। मैम आपने ठीक है, जयपुरी को ब्रैकेट में क्या लिखा है? ढूंढाड़ी। जयपुर के जो आसपास के क्षेत्र हैं उसमें जो बोली जाती है वो है ढूंढाड़ी। ठीक है,
करवा रखा है। लिख लिया? तो मैम अपनी लिख ये लिया। उपभाषा और उपभाषा की जो प्रमुख बोलियां हैं वो अपन ने आज देखी है। ठीक है, ये आप कॉपी में उतार लेना अच्छे से, और Yes, कोई भी ma'am. डाउट हो वो मुझसे पूछ लेना। इसके बाद में आता है आपका लिपि। तो लिपि क्या होता है? लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं, लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है, अभी एक्सरसाइज में आ जाइए आप लोग, एक्सरसाइज करवा देती हूँ, वैसे टाइम ओवर होने वाला ही है। अब आप लोगों को वैसे मैंने कॉपी वर्क दे दिया था आप लोगों को पहले, जिन्होंने नहीं कर रखा है वो कॉपी में वर्क करेंगे। प्रश्न नंबर 1 के जो चारों प्रश्न है वो करेंगे। ठीक है, ये आज का अपना कॉपी वर्क हो जाएगा 24। ठीक है, इसके बाद में है भाषा शब्द संस्कृत की भाष्य धातु से बना हुआ है। श के नीचे हलंत लगाना। ठीक है, भाषा के दो रूप हैं, कौन कौन से हैं? लिखित और मौखिक। ये भी बताया आपको, भाषा के दो रूप में लिखित और मौखिक। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? जल्दी चैट बॉक्स में करिए चैट। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। Yes, ma'am. यस मैम। इसके बाद में देवनागरी का विकास कौन सी लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से। देखिए बोर्ड पे लिखूं? बोर्ड पे देख लीजिए। No, ma'am. कैसे लिखते हैं? मैम खुद लिख लेंगे। ब्राह्मी लिपि लिख लीजिए फिर भी। ठीक है, देवनागरी का विकास, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, इसके बाद में देखिए, हाँ वो ना में आपको आंसर देना है, हाँ और नहीं में उत्तर देना है। क्या बोली और उपभाषा दोनों में साहित्य रचनाएं होती है? बोली में होती है क्या? नहीं, उपभाषा में होती है। तो ये क्या है? नहीं। क्या आएगा इसका? नहीं। नहीं। क्या शब्द विचार में वर्णों के स्वरूप, भेद आदि के विषय में विचार किया जाता है? शब्द विचार में, शब्द विचार में तो शब्दों का किया जाता है। ये भी क्या है? नहीं। नहीं गलत। क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा व राजभाषा दोनों है? यस। हाँ। यस मैम। क्या व्याकरण में भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है? यस। हाँ लिख लीजिए। फिर आपको निम्नलिखित लिपियों की भाषा लिखनी है। रोमन लिपि की भाषा कौन सी है? रोमन लिपि, अंग्रेजी, जर्मन, ठीक है। मैम आपने फिल इन द ब्लैंक्स करा दिए क्या ऊपर वाले? हाँ करवा दिए। लो लिखिए आप, मैं स्क्रीन शेयर करूँ 1 मिनट के लिए, लिख लीजिए। यस मैम। लिखिए। देखिए, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से, फिर है भाषा के दो रूप मौखिक और लिखित, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली, और देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी से। और ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब। ठीक है, कल का अपना और रहेगा। यस मैम। कल कोई क्लास नहीं है, नोटबुक मिल गई आप लोगों को? नो मैम। मिल जाएगा, वैसे कल आपकी क्लास नहीं।